तो चलिए बेटा आज हम एसी खत्म करते हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस में वो वाटलेस वाटफुल करंट पढ़ा था, है ना। और फिर मैंने वेरिएशन दिखाई थी वो इम्पीडेंस वगैरह की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा है, वी आर लेफ्ट विद वन मोर टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन दैट इज अ पैरेलल एलआरसी सर्किट, ठीक है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं बस, सिलेबस के एतबार से इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड सीरीज पैरेलल्स क्या फर्क है, ठीक है। हाँ, पैरेलल एलआरसी सर्किट की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब शाबाश, यू हैव एन इंडक्टर along with a resistor along with a capacitor and they will be connected with an EMF source, या ठीक है। E, ठीक है। This is C, this is R and this is L. Now you already know bachcha that in case of parallel combination the voltage across each and every circuit element remains same, ठीक। Therefore the currents will vary, ठीक। Now if the voltage is, say if the voltage is across inductor VL, VR and VC across the capacitor, then all will be equal and will be equal to E, होगा कि नहीं, ठीक। लेकिन करंट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, तो सपोज करंट अक्रॉस द रेजिस्टर इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इट विल बी इन फेज विद ई, ऐसा कि ना। मगर जो बाकी करंट्स होगी उनका देखना पड़ेगा क्योंकि करंट्स डिफरेंट होती है कि नहीं। सो व्हाट विल बी द करंट थ्रू इंडक्टर, शाबाश, एनीवन। हाँ, इंडक्टर में क्या करंट चल रही होगी, हाँ, आई नॉट साइन ऑफ, शाबाश, ओमेगा टी, मगर माइनस पाई बाय 2, ऐसा कि ना, बिकॉज करंट छे लैग करा बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। अगर ये वोल्टेज का फेज और इस वाली करंट का फेज सेम होगा ना, मगर ये ऐसी पर डिफरेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट द कैपेसिटर, शाबाश, आई नॉट साइन ऑफ, हाँ, ओमेगा टी, मगर प्लस पाई बाय 2, समझ रहे हो, ये हमें पता है ना। अगर मैं फेजर डालने की कोशिश करूं तो फेजर कैसा आएगा, जरा बताओ, करंट्स का फेजर, शाबाश, ये ऐसी आई आर, अच्छा सॉरी, चलो टाइम टी इक्वल टू 0 पे डालें, चलो फेजर एट टाइम टी इक्वल टू 0 डाल रहा हूं, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 इट विल बी लाइक दिस, होगा कि नहीं, ऐसा या परी, अच्छा। व्हाट अबाउट दिस आई एल, ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी मगर माइनस पाई बाय 2, सो आई स्टिल बोन कुन इफेक्टिवली वो इधर की तरफ होगा, आई एल, होगा कि नहीं। और व्हाट अबाउट आई सी, वो ऊपर की तरफ होगा, तो ऐसे आई सी होगा, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं तो नेट करंट थ्रू द सर्किट, नेट करंट है या जनरेट करंट, ठीक है। सो अगर ऐसे बराबर, शाबाश, पहले इन दो का रिजल्टेंट, सपोज मैं बोल रहा हूं यहां पर आई एल इज मोर देन आई सी, चल गया भाई, तो यहां से रिजल्टेंट आएगा, इफेक्टिवली से यहां पर रिजल्टेंट आ रहा है, दिस इज आई एल माइनस आई सी, ठीक है। फिर आई एल माइनस आई सी और आई आर का रिजल्टेंट कहां से आएगा, यहां से आएगा कहीं से, ठीक है, एट सम फेज डिफरेंस 5, ठीक है। व्हाट अबाउट tan phi, शाबाश, एनीवन, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, आई एल माइनस आई सी डिवाइड बाय आई आर, तो पहली चीज आपको फेज डिफरेंस पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं निकालना चाहूं दिस आई नेट, अब क्या था, आई नेट बराबर, शाबाश, आई नेट किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट, हाँ, किसका, आई आर स्क्वायर होगा ना, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, होगा कि नहीं, आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर। तो यहां से समझ आ रहा है, अब आई एल माइनस आई सी ज्यादा हो या आई सी माइनस आई एल हो, एक ही बात है, फेज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आएगी। बेमा किसके हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में फेज है एक्यूट मगर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द नेट करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट करंट का सम बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, कहते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हिच इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं नेट करंट इज नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, बट व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, इट इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, शाकिर ना, मैंने कहा ना, हमारा एलआरसी कॉम्बिनेशन जो आपकी रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंपेडेंस कहते हैं। तो हम बोलेंगे आई नेट विल बी ई नेट डिवाइड बाय जेड नेट, होगा कि नहीं। सो कथा इस बराबर तला कुछ स्क्वायर रूट, हाँ, आई आर के बदले मैं लिखूं ई बाय आर होल स्क्वायर, हाँ, प्लस, शाबाश, आई एल के बदले में लिखूं ई बाय एक्स एल माइनस ई बाय एक्स सी होल स्क्वायर,
कोई इशू तो नहीं है ना? तो ये इशू ये नियर ई स्क्वायर कॉमन, ये नियर ई स्क्वायर, ओवरऑल ई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ई ही आएगा, वो ई और ये वाला ई कैंसिल हो जाएंगे। इफेक्टिवली मुझे बताओ व्हिच इंप्लाइज मैं क्या कह सकता हूँ 1/z, ठीक है ना? कहा तो नियर बराबर था कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 1/r होल स्क्वायर प्लस 1/xl माइनस 1/xc होल स्क्वायर। समझ गए ना? बट व्हाट इज 1/z? पढ़ा है हमने, z क्या हो? z इट इज द इंपेडेंस। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस? पढ़ा था हमने। सो रिएक्टेंस, शाबाश। दिस इज एडमिटेंस, पढ़ो ना। टेल सुना, दिस इज एडमिटेंस रिप्रेजेंटेड बाय व्हाई, एडमिटेंस। समझ रहे हो कि नहीं? So the impedance या the admittance of the LRC circuit in parallels is given by this, and जब आप admittance निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल ले, आपको क्या मिल जाएगी? impedance। समझ गए कि नहीं? या ठीक से कितना क्लियर है? ओके, वन मोर थिंग। फिर हमने सीरीज LRC सर्किट में रेजोनेंस की बात की, करना रेजोनेंस का। यहां पर भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं। वहां पर हमने रेजोनेंस की बात की थी when XL becomes equal to XC। यहां पर भी बच्चा वही है, XL becomes equal to XC, मगर अच्छे से समझना। हम यहां पर कहते हैं, चलो मैं कहां लिखूं, ये मिटाऊं मैं, ये मिटाऊं। देखो यहां, now when we talk about resonance in case of parallel RC circuit, we say that the resonance is attained when your IL becomes equal to IC, ठीक है? और वही XL becomes equal to XC। समझना मेरी बात, मुझे आपको एक्सप्रेशन से when XL will be equal to XC, ये टर्म कैसा नेग्लेक्ट, ये कैसे कितना, ये लेकिन कैसे when IL is equal to IC, ये भी ये टर्म नेग्लेक्ट, इफेक्टिवली सेम है ना? ये समझ रहे हो? लेकिन मुझे बताओ, जब IL is equal to IC, समझना, तो नेट करंट तो आपकी ये थी, I नेट का था बराबर, हाँ I नेट किसके बराबर था? स्क्वायर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC होल स्क्वायर था ना, है कि नहीं? तो अब हम मुझे कंडीशन, ये मींस IL विल बी इक्वल टू IC। अब ये वाली टर्म तो खत्म हो गई ना? समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। आपका करंट जो है वो था समथिंग प्लस समथिंग, मगर अब ये चीज है ही नहीं, देयरफॉर करंट गया काम की ज्यादा। शाबाश, याद था। एट रेजोनेंस द करंट इन द सर्किट विल बी मिनिमम। पैरेलल्स में, सीरीज में क्या था? मैक्सिमम हुआ करता। समझ गए कि नहीं? दिस इज मिनिमम करंट एंड दैट विल बी इक्वल टू IR। सो द नेट करंट इज दैट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द, या पर करंट से इंक्लूड करें, समझ रहे हो कि नहीं? एंड द करंट इन द सर्किट विल बी मिनिमम। क्लियर है कि नहीं? ओके। अगर करंट मिनिमम है, अगर करंट और तला तिलवान में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट क्या है? मैक्सिमम। चल चुका ना, Z ऐसी मींस मैक्सिमम, मगर होगी कितनी? शाबाश। XL इज इक्वल टू XC, ये तो जीरो हो गया। इफेक्टिवली 1/Z इज 1/R, और Z इज इक्वल टू, मगर दैट इज मैक्सिमम। द मैक्सिमम इंपेडेंस विल बी ऑफर्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू, टेल क्या है एडमिटेंस? एडमिटेंस क्या होगी फिर? एडमिटेंस मिनिमम है मैक्सिमम? मिनिमम। Z है ना मैक्सिमम, एडमिट होगा फिर कम। हाँ, Z है मैक्सिमम, एडमिट होगा फिर कम, therefore that will be 1/R। समझ रहे हो? and that is y will be minimum। ठीक है क्या? समझ रहे हो? So this was overall concept of a parallel LRC circuit, जिसमें हम देखते हैं कि at resonance, हाँ मौजूद है कंसेप्ट, हम रेजोनेंस के वक्त करंट इन द सर्किट इज मिनिमम। वहां पर सीरीज LRC सर्किट में करंट इन द सर्किट वाज मैक्सिमम, द इंपेडेंस ऑफर्ड वाज द लीस्ट, इट वाज इक्वल टू R। समझ रहे हो या? ठीक है कि ना? चलो अब हम कुछ ग्राफ अगर कराओ ये लेकर, अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, इन तीनों के ग्राफ्स डालने की कोशिश करूं विद फ्रीक्वेंसी, ये नहीं मिटाओ यार, हां बेटा। अगर मैं ग्राफ डालने की कोशिश करूं, तीन ग्राफ डाल रहा हूं मैं, है तो ही है, तो व्हाट विल बी द वेरिएशन? Z with F, Y with F and I with F। शाबाश, तीनों ग्राफ मुझे डाल के दिखाओ, शाबाश। Z with F, at resonance there will be some frequency called as resonant frequency FR, yeah? There will be some frequency called as FR, there will be some frequency called as
एफ आर। बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हर किसी का किस्सा क्या है? शाबाश। हाँ मानो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या है? फिर चाहिए तक बाकी जाए क्यों ऐसे? एग्जैक्टली कम होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिस इज जेड मैक्स एंड इज इक्वल टू आर। क्लियर? अच्छा व्हाट अबाउट दिस वाई? ये उल्टा होगा क्योंकि वाई एडमिटेंस इज मिनिमम, है ना? समझ गए कि नहीं? और है कितनी? 1/r। समझो तरह। एंड व्हाट अबाउट दिस करंट एट रेजोनेंस? इट आल्सो विल बी मिनिमम एंड द करंट विल बी साउंड लाइक दिस। ठीक है? अच्छा मिनिमम करंट कितना असते? when IR is equal to IC, current in the circuit is minimum and it is equal to IR, सुना? It is equal to I through the resistor। ठीक है? and current through resistor अगर निकालने की कोशिश करें वो कितनी होती है? E नॉट, क्योंकि वही है वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया, डिवाइड बाय R। समझ गए? क्लियर है? समझ गए कि नहीं? ओके, these were the graphs। ठीक है? अब एक और सवाल आ सकता है कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है? अच्छा ब्याक चीज। अब हमने सीरीज एलआरसी सर्किट को पढ़ा था और ग्राफ जो था उसका इंपेडेंस और करंट का, वो करंट का ग्राफ ऐसे था ना? आई मैक्स यहां पर हुआ करती थी, ऐसा पता था फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमने कहा करंट होती है आई नॉट बाय रूट 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, कहा था ना? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और यहां पर एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, कहा था। हमने कहा था इस बैंड में ये हमेशा उन फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके रेजोनेंस करेगी, कहते थे हम। लेकिन अगर आप पैरेलल, हमने फिर कहा therefore this is called as series, it is also called as an acceptor circuit, कहा था। जरा आप इसको देखो, पैरेलल आरसी सर्किट, करंट के एतबार से अगर आप देखोगे तो करंट मिनिमम है एट रेजोनेंस, और मैं कह रहा हूं ZG मैक्सिमम। तो देयर विल बी अगेन टू फ्रीक्वेंसीज जहां पर Z का वैल्यू Z बाय स्क्वायर रूट 2 होगा। समझ रहे हो? इस बैंड में ये हमेशा बोलेगा कि यूं फ्रीक्वेंसी का डिमिनिशिंग क्या है, अगर आज पर आए करंट के मिनिमम इंपेडेंस के मैक्सिमम हाई वैल्यूज ऑफ इंपेडेंस इन दिस रेंज, इन दिस बैंडविड्थ। समझ रहे हो? नाउ दिस LRC पैरेलल LRC सर्किट इज thus called as बैंड रिजेक्टर सर्किट। क्या सुना? क्या बोलते हैं इसको? Why? Because शाबाश, within this bandwidth all the frequencies will have higher values of impedance, है कि नहीं? And therefore the currents in the circuit for this band will be low, and therefore it doesn't accept those frequencies and is called as a band rejected circuit। समझ गए कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? Okay। Now what is the idea about the resonant frequency? ठीक है? तो resonant frequency की अगर हम बात करें, we are actually practically we are using this parallel LRC circuit not as this combination but as a different combination of, I'll show you how। Now, ये तो है पैरेलल RLC सर्किट, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो you are using it like this, a capacitor with a resistor and an inductor connected like this, ठीक है? with an EMF source, ठीक है? C L clear and this is E, ठीक है? A practical application of this parallel RLC circuit इस चीज पर इस्तेमाल, ठीक है? ना इसकी अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहां पर रेजोनेंस तो वही होगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC, ठीक है? लेकिन यहां की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं that the resonant frequency is given by 1/2 pi into square root of 1/LC minus R square upon L square, ठीक है कितना? This is the value of the resonant frequency in case of a parallel RC circuit, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, if R is equal to 0, if R is equal to then how does it behave? A parallel LC circuit, सुना? तो LC oscillations होने वाली है, समझ गए कि नहीं? अब if R is 0, शाबाश, it behaves as a parallel क्या? LC circuit, समझ गए कि नहीं? अच्छा, रेजोनेंस समझना मेरी बात, रेजोनेंस सिर्फ तब होती है जब ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, यानी कि 1/LC minus R square upon L square should be always positive for resonance to occur। हाँ, remember
If it is negative, no resonance will take place. ठीक है कि ना? No resonance will take place. ठीक है? या समझ हुआ तरह? अच्छा जगह एम पता उसको पढ़ो क्वालिटी फैक्टर याद छु बुझो दिवा ये ओवरऑल व्यू था उसमें और इसमें क्या फर्क है ठीक है अब क्वालिटी फैक्टर की बात हमने सीरीज में की थी जरा बताओ क्या था वैल्यू क्वालिटी फैक्टर कहां ओमेगा नॉट है ना ओमेगा नॉट क्या हो एल बाय आर हो सा ओमेगा नॉट एल बाय आर हां वही था वैसे ओमेगा नॉट एल बाय आर था हां यही था ना और हमने वो एक और वैल्यू भी देखा था 1 बाय ओमेगा नॉट आर थे सी ये क्या था ये था सीरीज में लेकिन पैरेलल की बात अगर करें तो क्वालिटी फैक्टर ये क्वालिटी फैक्टर रेसिप्रोकल है दोनों का क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ पैरेलल्स इज गिवन बाय r बाय शाबाश ओमेगा नॉट l और शाबाश ओमेगा नॉट rc ठीक है कितना बाकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वगैरह वो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट से ज्योमेट्रिक मीन वो सब यहां पर एप्लीकेबल है दिस वाज अ पैरेलल LRC सर्किट क्लियर इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे लेकिन कंपैरिजन के एतबार से यू कैन इजीली distinguish what is the difference ठीक है ओके अच्छा एम बचो अख लकुट टॉपिक भाई दैट इज चोक कॉइल सुपर से पाने तथा दिमाग इसमें तो वनित चोक कॉइल जो होती है उसकी सेल्फ है ना ये इंडक्टेंस एल बहुत हाई होता है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो होती है आर तो इसमें वालिया कम ठीक है आइडियल की अगर हम बात करें जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए ठीक है मगर आइडियलिटी देयर इज नो सच आइडियल हां ये काट कदर चलागा इंपेडेंस ज्यादा होने की वजह से हम क्या देखता है ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द करंट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बट एट द कॉस्ट दैट इसमें पावर कंजप्शन जीरो होता है क्या चॉइस है जीरो आज तो मैंने आइडियली किया कुछ होगा मगर कम होगा हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी जाया हो क्योंकि अगर एनर्जी जाया होगी तो मसला है देखो फॉर एग्जांपल अगर इस रेजिस्टर इस्तेमाल करो सिंपल है रेजिस्टर ताकि रेजिस्टेंस सुधे क्या करंट रिड्यूस करे मगर H = I² RT से हीट पैदा होगी एनर्जी जाया हो रही है हम नहीं चाहते एनर्जी जाया हो हम चाहते हैं सर्किट्स में क्या चले लो करंट ठीक है और करंट रिड्यूस करने के लिए हम इम्पिड है ना ये चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं ओवर रेजिस्टर सिंपल रेजिस्टर ठीक है वो पढ़ लेना कोई इशू नहीं वो आ जाएगा समझ हम चाहते हैं कि पावर कंजप्शन हमारा क्या हो जीरो ठीक अच्छा वन चलो हम ब्याह चीज वो थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूं ते तम से गैस एक चीज हमें इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट ही करना था तो हम यहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए आपने शायद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा होगा और आपने एक लॉ पढ़ा है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था मेरे पास गॉसेस लॉ उसना पूरा पास से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर एज पर पत एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ो ना सो लॉ करो इस्तेमाल तो इस करो डिराइव थैंक यू सो मच चलो हेडिंग दे दो नहीं नो चैप्टर नहीं किया मैं ये हमेशा आदत बुझुस पढ़ना असली डिस्प्लेसमेंट करंट कदत युथी मैं एडीज करंट पढ़ना है वो पढ़ना है तमी विज ठीक है मगर अड़ बच गसान परेशान दफान एम क्या लोग डिस्प्लेसमेंट करंट ये सिलेबस से ठीक है पल्स पे बच्ची तेमन में एक दो है आपने क्या पढ़ाया क्या तो आपने टॉपिक से छोड़े हैं क्या दिल क्यों दे टॉपिक आपने ये भी नहीं पढ़ा ये भी नहीं पढ़ा ये भी बुझुस पढ़ रहा हूं चैप्टर 12 नेचर क्या सोचवाना में एटम्स एंड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट मैं रुकियोस में तो पता अगर मैं गोडनेथी पढ़ना तेवीज वन से अलावा एक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है ये कहां था सिलेबस में इसलिए बोलने में तेवीज की अलबत्ता अब हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें पहला है नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट मगर डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या इट इज बेटर टू गो फॉर एसी और एसी से ही हमें समझ आएगा ठीक है चलिए हेडिंग दे दो डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे जगह when we talk about the displacement current अगर हम बच्चा कैपेसिटर की बात करें ठीक है कैपेसिटर की बात करें अगर मैं इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड व्हाट हैपेंस शाबाश आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होने लगेगा है कि नहीं this plate will become positively charged this plate will become negatively charged ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चार्ज इंक्रीज हो रहा है इस कैपेसिटर के प्लेट्स पे है ना चार्ज होगा स्टोर कब तक जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को बराबर हो जाएगा फिर नो करंट इज गोइंग टू फ्लो पहले करंट होगी मैक्सिमम और करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने की कोशिश करेगी ठीक है कि नहीं ठीक है इसके ना और हम बोल रहे हैं जो चार्ज है वो वैरी कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पे इंक्रीज हो रहा है ठीक है देयरफॉर जो इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है फ्रॉम
one from this plate to this plate, from plate number 1 to plate number 2. So छुए आहिस्ता आहिस्ता increase गसान ठीक चार्ज क्या गसान ज्यादा स्टोर समझी तरह. Therefore we have a varying electric field in case of a capacitor. समझ गए कि नहीं? While charging a capacitor, the electric field is continuously changing. ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा बेटा, अगर हमें पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट. जब करंट कंडक्टर्स में चलती है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोल करना? तो अगर आपको किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो तो आप एक लॉ इस्तेमाल करते थे जिसका नाम क्या था? एम्पियर सर्किट लॉ. एम्पियर सर्किट लॉ क्या उस बनान शाबाश दबाओ. अगर से करंट कैरिंग कंडक्टर छुई, ठीक है, इसमें करंट चल रही है आई और आपको किसी पॉइंट पी पे निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड. तो आप क्या करो, आप इस डिस्टेंस को मेजर करो, ठीक है, एंड देन गो फॉर एन इमेजिनरी पाथ अराउंड द कंडक्टर व्हिच इज सिमेट्रिकल. ठीक है, से दिस पाथ. जैसे हम गॉसियन सर्फेस में गॉसियन सरफेस डालते थे ना गॉसियन लॉ में, सोचा ना इमेजिनरी. ठीक है, बराबर छो एम्पियर सर्किट लॉस में देखें, बट वी विल बी ड्राइंग एन एम्पियर लूप, an imaginary loop, and then we'll try to find out कि भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है कितना. by the expression that शाबाश इंटीग्रल b dot dl कितना होता है? हाँ, it is equal to mu naught times the current flowing. समझ गए कि दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ. अगर हमें यहाँ पे निकालना हो जरा मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dl को करेंगे, it will be equal to mu naught times the current. ठीक है, which implies magnetic field. जब इंटीग्रल छोटे छोटे dls को जमा करेंगे, एक एक लागू dl, फिर ये कितना बनेगा? 2 pi r, ये जो ना सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना, तो कितना आएगा? 2 pi r is equal to mu naught times the current, which implies the magnetic field will be mu naught times the current divided by 2 pi r. समझ गए? समझ गए? ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर डायरेक्शन निकालनी हो, राइट हैंड थंब रूल. क्या? करंट ऊपर है, थंब जा रहा है अंदर, सॉरी फिंगर जा रहे हैं अंदर, then the magnetic field at point P is mu naught I by 2 pi r, but its direction is इनवर्ड्स. समझ गए कि नहीं? ठीक है कि ना? हाँ, अगर इस वाले साइड से होता मैग्नीट्यूड इतना ही था, लेकिन इट वाज आउटवर्ड्स, उसको हम कैसे दिखाते हैं? डॉट्स. समझ गए कि नहीं? अब बेटा मैं इधर पर भी यही लॉ अप्लाई करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, समझना मेरी बात. मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ क्या होना? मैग्नेटिक फील्ड ची गोबर तेली इल क्या छपगा समझो तला मगजन है. अगर यहां प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज तो करंट ऐसे चल रही है, और अगर मुझे से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे करंट चल रही है आई सी, द करंट ड्यू टू द कंडक्शन. समझा? से फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. क्या बना? एम्पियर सर्किट लॉ. शाबाश, एम्पियर सर्किट लॉ बना. शाबाश. हाँ बताओ, ये बोल रहा है आप इसको एक एम्पियर इमेजिनरी लूप से पहले कवर करो, कह रहा है ना, और फिर उसमें स्मॉल एलिमेंट डीएल लो, फिर करो इंटीग्रल बी डीएल. यू विल ट्राई टू फाइंड द क्या? magnetic field at point B. Obviously there is some current flowing in the करंट की इसके पास ऐसे चल रही है ना करंट, तो हम क्या करेंगे? एक लूप इसके इर्द गिर्द बनाएंगे, इमेजिनरी लूप. फिर then we will use the ampere circuit law. इसी तरीके से, and again the value of the magnetic field will be mu naught I by 2 pi r. because हमने जो डिस्टेंस रखी है, say this is r. समझ गए ना? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है. यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पर करंट चल रही है. क्लियर? लेकिन बच्चा अगर मुझे अब कोई पॉइंट बोल रहा है, से बनाई नाइस है डायग्राम, से दिस इज प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ठीक है, और ये कनेक्टेड है विद अ बैटरी. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. हमने कहा अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक लूप ड्रॉ करो. शाबाश. यहां से करंट की डायरेक्शन देखो, करंट डायरेक्शन इधर चल रही है, ऊपर पॉइंट पी पे कहां की तरफ आएगा? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. यू विल रिप्रेजेंट दैट बाय अ डॉट. उसका अगर रेडियस r था तो मैग्नीट्यूड विल बी mu naught I by 2 pi r. नो इश्यूज. लेकिन अगर मैं वही कहा कोई बिल ना पर मैंने जिगर तब मैं माने कि यस पॉइंट इस पर पॉइंट नंबर p1 पे ट्राई टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ट्राई टू फाइंड द मैग्नेटिक. बगैश करो. शाबाश. पहले इसको एक इमेजिनरी पाथ से कवर करना है, से उसका रेडियस कितना है? r1 में कहूंगा. ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन क्या होना? एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रल हाँ b डॉट dl विल बी इक्वल टू mu naught टाइम्स द करंट फ्लोइंग. है ना? मगर मैं मानता आकर, is there any current flowing in the circuit? When I is equal to 0, I can say that the magnetic field at point P1 will be what? Will not be having any magnetic field. समझो तरह. मगर मैक्सवेल को परेशान. मैक्सवेल ने जब इस चीज को देखा, वो देख रहा है ये पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ कह रहा है नहीं होना चाहिए.
तिकेज एम्पियर सर्किट लॉ छ वनान इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग, ठीक है। लेकिन यहां चूंकि करंट कोई है ही नहीं, ऑब्वियसली बात करंट तो तब होगी ना जब पाथ होगा, पहले रास्ता ही नहीं है, करंट कहां से चलेगी, नहीं चलेगी। देयरफॉर व्हाट वी सी, वी आर सीइंग दैट शाबाश देयर शुड नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1। क्लियर छ? मैक्सवेल ने जब इस चीज को स्टडी किया, मैक्सवेल बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन आ रही है नीडल की, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम मैग्नेटिक फील्ड। समझो तरह, और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो सवाल यह है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा किसने किया। समझो तरह, तो मैक्सवेल को एक कांसेप्ट था, मैक्सवेल को कांसेप्ट था जब एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के साथ, आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेसिटर पे शाबाश क्या होने लगता है, चार्ज स्टोर होने लगता है। और चूंकि चार्ज स्टोर हो रहा है, वही कंसेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव प्लेट वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब शायद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअसली वैरी होने का मतलब ये है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर चेंजिंग। समझिए तरह, तो मैक्सवेल ने एक कंसेप्ट ले लिया फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने कहा, हमने वहां पर पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। When there is changing magnetic flux, current was induced, करंट इंड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। और हमने पढ़ा था लेंज़ेस लॉ, E is equal to minus d phi b by dt, पढ़ा था कि नहीं। When there is changing whose flux, magnetic flux, पैदा क्या होता है, EMF। और हमने पढ़ा है ये EMF जो है it can be written as integral E dot dl का पूरा it is equal to minus d phi b by dt। अब पोरमुचा कितना, मैंने उस दिन कहा था अगर इंटीग्रल E डॉट dl जीरो होगा तो कंजर्वेटिव फील्ड है, मगर यूसी फील्ड पैदा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है ये कंजर्वेटिव नहीं है। इट इज कॉल्ड एज वोर्टेक्स फील्ड, पढ़ा कि नहीं। इट इज कॉल्ड एज सर्किटल फील्ड एंड इट इज नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, होनी चाहिए थी जीरो, कंजर्वेटिव, लेकिन ये जीरो नहीं है। यही था ना, समझ हुआ था। पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना अगर समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो मेरी बात, अब क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर किसने पैदा किया इसको, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। समझो तो, या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा नेचर अलाउज सिमेट्री, नेचर अलाउज। दरअसल मुझे लग रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शायद चेंज हो रही है, एंड मुझे लग रहा है इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ दीज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that the magnetic field is being produced. समझिए तरह। So he is saying that if nature has a tendency, if the changing magnetic field can produce electric field, why isn't this possible that electric field lines, electric flux lines, if they are changing, why can't they produce a magnetic field? ठीक है, इसी पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया and finally he concluded that yes, electric field जब change हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एंड रिमेंबर ही सेड दैट द चेंजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, द चेंजिंग इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अब समझो पहले मेरी बात एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसने क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यू शुड नॉट ठीक। मगर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा होता है जब करंट चल रही होगी, ठीक है कि नहीं। उसने कहा दरअसल हे मैशुस बनान ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कहां पहुंचे, magnetic field, changing electric field is producing magnetic field. He is saying that this magnetic field which is being produced is directly proportional, the magnetic field which is being produced, it is directly to the rate of change of magar kus flux, electric flux. And remember this thing, this changing electric flux has the same characteristic as that of current, rather it is equivalent to current, and this changing electric flux is called as a special kind of a current that is called as cos current, displacement current. क्या सुना, समझो तो ना, you can go and deduce, दूसरे वही करना रिपीट, changing electric field या बिल्कुल इट कोड, changing magnetic field produces electric field, changing electric field produces, इसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। अब ये क्या बोल रहा है, yes it is possible that a magnetic field will produce by changing electric field, but remember this thing, this magnetic field which is being produced is directly proportional to the rate of change of electric flux। मगर इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड तभी है जब क्या है, करंट, समझ रहे हो। Therefore this changing electric flux must have the same properties as that of
a current. It must be equivalent to current, and that current will be called as displacement current. माना सर किधर करनी चाहिए बराबर तो नजर था तो ये बोला flux is definition flux of flux हाँ phi is equal to हमने बोला magnetic flux हम क्या बोले थे b dot a therefore electric flux क्या है इस पे e dot a होगा कि नहीं समझ रहे हो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है गामा क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गामा क्यू बाय आर स्क्वायर पर मुझे ना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर और समझना मेरी बात ये आर स्क्वायर हुआ कैंसिल इफेक्टिवली ये कितना आ रहा है गामा पाई सुनो बताए इनटू क्यू बट दिस इज फ्लक्स मगर कुछ समझना मेरी बात इसने क्या कहा इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना मेरी बात ये भी सी डिफरेंशिएट करा गामा ने रहने पर पाई ने रहने पर till मैंने effectively dq by dt what is dq by dt therefore he said that changing electric flux has the same properties as that of current and this is called as displacement current and remember mathematically displacement current is given by epsilon naught times d phi e upon dt समझ गए कि नहीं ठीक है मैंने उसने एम्पियर सर्किट अल्लाह सोचना पड़ी थी सुच वना मैग्नेटिक फील्ड करो क्रिएट मगर सुकोस करंट उस वना कंडक्शन करंट उस वना therefore Maxwell modified the ampere circuit law and he modified it in this way इसने कहा कि इंटीग्रल शाबाश b डॉट dl इशू बराबर म्यू नॉट टाइम्स मगर क्या कंडक्शन करंट वो तो थी मगर इसने ऐड कर दिया इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ही कैपेसिटर्स में चलती है समझ गए कि नहीं एंड इट इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्लियर है ठीक है समझ आ गया सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट करंट 2 दिन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म थैंक यू सो मच